ठीक है। तो देखो जब हम पूरे काइनेमेटिक्स में जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल अबाउट योर मोशन। मोशन का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज। ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, चीजों को जरा ध्यान से देखना। मोशन का एसोसिएशन दो तरह के टर्म से होता है। एक होता है मोशन का इफेक्ट और एक होता है मोशन का कॉज। कोई बॉडी मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो किस टाइम पे कहां पहुंचेगा, कितना दूर जाएगा, कितना नजदीक जाएगा, कब कहां रहेगा, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। इन सब का मतलब हुआ कि मोशन के होने का इफेक्ट क्या है। और कोई बॉडी मोशन में ही क्यों है, जैसे मेरे हाथ से अगर ये पर्टिकुलर पेन छूट जाए तो ये नीचे गिर जाएगा। इसके नीचे गिरने के पीछे, इसके मोशन में आने के पीछे का कारण क्या है, कॉज। हम यहाँ खड़े हैं, हम इधर चलना स्टार्ट कर दिए, आखिर हम किस पर्टिकुलर कारण से हम इधर चल सके या चल पा रहे हैं, इसको कहते हैं मोशन के होने का कारण। देखो, मोशन के होने का कारण बहुत ही क्लियर है और वो कारण है फोर्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। आप लोग जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को? ठीक है। तो याद रखना, किसी भी बॉडी के मोशन में आने के पीछे का कारण कोई ना कोई फोर्स होता है, तब बॉडी मोशन में आता है। जैसे आप है ना साइकिल पे बैठे हैं, अपने घर से साइकिल निकाले ऐसे और उस पे बैठ के है ना पैडल मारे और साइकिल चलना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे साइकिल के चलने के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कोई बता सकता है? मस्कुलर फोर्स। कंफर्म हो? बोलो बोलो। हम उधर देख रहे थे, लैपटॉप है ना, उसमें देखते कि कौन आंसर दे। मस्कुलर फोर्स सर। अच्छा, आलोक रंजन, मस्कुलर फोर्स। चलिए आलोक जी, आपको हम एक और एग्जांपल देते हैं। आप वही साइकिल लीजिए और एक फिसलन वाला जगह पे खड़ा हो जाइए और जितना मस्कुलर फोर्स लगाना लगा लीजिए, साइकिल चल देगी क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना जल्दी दल बदल लेता है यार, कितना जल्दी दल बदल देता है। अभी मस्कुलर मस्कुलर कर रहा था, अभी फ्रिक्शन फ्रिक्शन कर रहा है। सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन से चेंज हो जाना चाहिए सर। ठीक है, बोला, ये बात सही है। हाँ, यू हैव अ नाइस फ्यूचर इन पॉलिटिशियन आल्सो। ठीक है, पॉलिटिक्स। नो सर, पॉलिटिक्स से दूर रहना है सर। ठीक है। तो देखो भाई, वहां पे मोशन के होने के पीछे का कारण फोर्स है। फोर्स के बगैर मोशन नहीं होगा। अब चलो, साइकिल चलने लगी, आलोक बाबू मान चुके फ्रिक्शन साइकिल चलाता है, तुम नहीं साइकिल चलाता है, ये बात ध्यान रखना। तुम साइकिल नहीं चलाता है, फ्रिक्शन साइकिल चलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर तुमको साइकिल है कि तुमको लगता है कि तुम ही साइकिल चलाते हो, तो उसको है ना एक फिसलन वाला जगह पे या घर में अगर टाइल्स वाइल्स होगा तो वहां पानी गिरा देना और उस पे साइकिल को खूब कस कस के पैडल मारना, देखना कितना तेज चलाता है तुम। ठीक है। तो साइकिल को फास्ट स्लो, ठीक है, स्लो तो तुम कर सकता है ब्रेक लगा के, लेकिन फास्ट भी तुम नहीं कर सकता। फास्ट भी फ्रिक्शन जितना चाहेगा उतना ही होगा। जब फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। ठीक है। फ्रिक्शन से अच्छा फोर्स नेचर में नहीं है। बोले सर, हम लोग को बचपन से सिखाया गया फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो हर चीज बचपन में जानते हो कैसे सिखाया गया कि लड़का लोग को ये सब बोल दो, ये लोग खुश हो जाएगा और उसके बाद ज्यादा पूछेगा। ठीक है, सब बात खत्म। कोई समझाया तो है नहीं फ्रिक्शन के बारे में कुछ। फिर चलो छोड़ो। देखो, अब मान ले जैसे आपको आ जाना चाहिए था सर 9-10 में सर। हाँ सर, आपको क्लास 9-10 में आ जाना चाहिए था सर। तो पता चला कि तुम 11 में मेरे पास नहीं पढ़ता। प्लेन करने के लिए सर। नहीं सर। 9-10 में ही बोलते, घोषित कर देता मास्टर पागल है, इसके पास नहीं जाना है। ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो कि मोशन के होने का इफेक्ट क्या होता है। अब तुम्हारी साइकिल चलने लगी,
साइकिल चल रही है, चलने के पीछे का आप कारण पे मत सोचना कि क्यों चल रही है, अब सोचो चल रही है तो तुम अगर ज्यादा है ना उस पर जोर आजमाइश करेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, तुम ब्रेक्स लगाएगा रिटार्ड होगा, वो अभी तुमको यहां दिखेगा तो थोड़ी देर के बाद वहां दिखेगा, थोड़ी देर के बाद और वहां दिखेगा, ये सब उसका पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड बात है। थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, थोड़ा स्पीड घटा तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मोशन में होने के दौरान जो इफेक्ट वो जनरेट कर रहा है, कहां है, कब है, कैसे जा रहा है, बढ़ रहा है स्पीड, घट रहा है स्पीड, ये सब दिस इज ऑल अबाउट योर काइनेमेटिक्स। ये आपके काइनेमेटिक्स में जाता है जिसमें आप पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, और ये सब आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। और ये सब आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एनएलएम। जब आप आगे बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम ही स्टार्ट होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे किसी बॉडी में मोशन अगर है तो मोशन का इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, पूरा काइनेमेटिक्स में यही 5 वर्ड आना है। और उसके बाद फिर जब हम लोग काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे तो हम लोग जाएंगे मोशन के कॉज में कि आखिर मोशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो उसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कि मोशन जो है वो किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। रेस्ट एंड मोशन एक ऊपर ऊपर बात किया जाए, अभी गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर बात करते हैं। आज आपको इसी तरह से मेरे बातचीत में दिखेगा, न्यूमेरिकल्स है ना, आपको अगले दिन से मिलना है। आज आप दिमाग बनाए काइनेमेटिक्स का। जब आप है ना किसी भी बॉडी के मोशन और रेस्ट का बात करते हैं, रेस्ट का मतलब वो आपका उसका पोजीशन चेंज करता हुआ नहीं दिखेगा, और मोशन का मतलब है कि उसका पोजीशन चेंज करता हुआ दिखेगा। तो याद रखना ये एक रिलेटिव वर्ड्स है। रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है कि an object is said to be in motion with respect to frame of reference when its location is changing with time in same frame of reference. Rest and motions are relative. Absolute rest and absolute motion have no meaning. बढ़िया सर, एकदम समझ गए सर? पागल है क्या? ठीक है, इतना आसान थोड़ी ना सकते। हाँ, जरा सुनना, ध्यान से समझना। कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, आप लोग सबको बताइए ये मार्कर जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है वो रेस्ट में है या मोशन में? देखिए, आप में से कोई रेस्ट बोला तो भी हम बोलेंगे सही है, आप में से कोई मोशन बोला तो भी बोलेंगे सही है। बोले सर दोनों कैसे सही हो सकता है? सर देखिए, डिपेंड करता है कि कहां से लिखा जाए। सर विद रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही। हमेशा ध्यान रखना, एक बॉडी एक समय में रेस्ट में, मोशन में, एक्सेलरेशन में, तीनों में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। आप किसी भी बॉडी के मोशन को जब आप डिस्क्राइब करें तो आपको एक ऑब्जर्वर चुनना पड़ता है, एक फ्रेम चुनना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर मार्कर का मोशन बात करते हैं तो आपको हमसे पूछना चाहिए था, या आपको अपने आंसर में ये मेंशन करना चाहिए कि आप अगर इसको रेस्ट में बोल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, और अगर आप इसको मोशन में बोल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में। जब हम इस मार्कर को ऐसे पकड़ के ऐसे चलते हैं तो आपके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। बोलो हाँ या ना? यस सर, आपके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। बोलो सही है ना? यस सर, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम खुद हैं तो मेरे लिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, चलो देखो यहाँ, जैसे ये तुम्हारे पास एक पूरा का पूरा है ना सिचुएशन आपके सामने एक बना के रख दिया गया है। जरा चीजों पे गौर करना।
आपके पास ये वुमेन है, ओल्ड लेडी, एक पैसेंजर है, एक बॉल है और ये एक चाइल्ड, ये सब है। बॉल को दिखाया गया है कि बस में है ना, ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे पास एक बस है, ये बस जो है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, बस मूव्स विद 20 किलोमीटर पर आवर, समथिंग मेंशन इज दैट। आप अगर बॉल के मोशन को, आप अगर पैसेंजर के मोशन को, आप अगर वुमेन के मोशन को, आप अगर चाइल्ड के मोशन को बताना चाहते हैं तो आप पहले ये बताइए, सोच लीजिए, सिचुएशन देख लीजिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में बताना चाहते हैं। आप अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, जिसको आप फ्रेम कहते हैं, जिसको आप जनरल भाषा में बात करें तो आप इसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करते हैं, ग्राउंड, तो आपका बस मोशन में है, बोलो सही है। Yes, sir. चाइल्ड क्या है, रेस्ट में है। Tree के respect. बॉल क्या है, मोशन मोशन में है। जो वुमेन है वो क्या है, मोशन मोशन में है। पैसेंजर क्या है, मोशन मोशन वेरी गुड, ठीक है। अब जरा देखना, अगर हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट से निकल के बाहर आ जाएं और हम लोग बात करने लगे बस के रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में चाइल्ड क्या है, Motion. वेरी गुड। बस के रिस्पेक्ट में वुमेन, पैसेंजर, वुमेन, पैसेंजर, ये दोनों क्या है, Rest. और बॉल क्या है, Rest. मोशन है। वो बॉल जो है वो बस में लुढ़क रहा है। Motion. आप लोग ट्रेन का सफर किए थे प्राचीन युग में? अभी इस नए समय में तो कोई जा नहीं रहा होगा, मे भी कोरोना के कारण। प्राचीन युग में अगर आप है ना ट्रेन का सफर किए होंगे तो मान लीजिए ट्रेन है ना बड़े रफ्तार में चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, एकदम तेजी से भागे जा रही है, 60 किलोमीटर, 70, 80, 90, 100 हो जा रही होगी कुछ भी, और उसके अंदर है ना एक है ना झाल मुड़ी बेचने वाला एकदम स्लो मोशन में आता है। तो बताइए जरा, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्या बोले, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, झाल मुड़ी वाले का मोशन, मतलब झाल मुड़ी वाला मोशन में है या रेस्ट में? मोशन में Motion में. मोशन में है, वेरी गुड। और आप क्या हैं? मोशन में रेस्ट में सर, रेस्ट में आप तो रेस्ट में है ना, रेस्ट में है। आप तो ट्रेन में रेस्ट में है ना, बैठे हुए हैं ना कि टिकट ले लिया भाग दौड़, ठीक है। तो ये सब चीज है जहां आपको है ना समझना चाहिए। हाँ नाज, कुछ पूछ रही हो नाज? हाँ देखिए, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके का चीज है ना, आप लोगों को फील करना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे है ना ट्रेन है ना स्टेशन पे लग रही है, ओके, ट्रेन स्टेशन पे लग रही है और स्टेशन पे कोई पैसेंजर खड़ा है, तो उस पैसेंजर के लिए आप क्या हैं? ट्रेन में आप बैठे हुए मोशन में है, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं? रेस्ट में है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो पैसेंजर क्या है जो स्टेशन पे खड़ा है? Motion में. मतलब आप एक चीज समझे कि अगर आप फ्रेम बदल देते हैं तो एक बॉडी जो किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में था वो दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है। जैसे आप देखिए, चाइल्ड को पकड़िए, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो बस के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। आप वुमेन को पकड़िए, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो बस के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। तो डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, any body can be simultaneously in rest or motion, may be accelerated
may be decelerated. This all depends on choice of frame of reference. I hope so. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So ये आपका final conclusion. So we can say that any body can be simultaneously in state of rest or motion or acceleration depends on choice of frame of reference. इसको आप शॉर्टकट में बोलिएगा ऑब्जर्वर. जो मोशन के जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन का बात करते हैं वो ऑब्जर्वर होता है. चलिए बढ़िया है. अब आइए सामने आपके इस मोशन को बेसिकली है ना हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे. सर हाँ बोलो ना. सर ऐसे तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट हम लोग को स्पेस से देखने की कोशिश करे तो हम लोग भी अभी मोशन में होंगे. हाँ बिल्कुल ठीक है. अर्थ अर्थ एक एक वर्ड आप देखे नहीं. आप लोग शायद एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिए. यहाँ देखिए क्या लिखा है. ये तीसरा लाइन पढ़िए तो आप लोग समझ जाइएगा नेचर का रूल. एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन हैव नो मीनिंग. अगर हम बोलेंगे कि हम रेस्ट में है, हम सभी के लिए रेस्ट में है, ये हो ही नहीं सकता. ऑब्जर्वर बदल लीजिए, आप तुरंत मोशन में आ जाइएगा. आप बोलिएगा सर देखिए सर हम धरती पे खड़े हैं सर, हम रेस्ट में हैं. तुम जैसे बोल दिया अभी जो एस्ट्रोनॉट देख रहा होगा, जो एलियंस हम लोग को अगर देख पा रहा होगा तो क्या हम रेस्ट में हैं? No, sir. इसलिए लिखा है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशंस हैव नो मीनिंग. उसका कोई मीनिंग नहीं होता. इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. Motion is broadly classified in 3 categories. First one is called rectilinear या फिर translatory motion. और ये कहानी में तो क्या छिपा है इसमें तो बोलने का जरूरत नहीं है ना. नो सर. नो सर. एक सेव क्या गिरा फिजिक्स बन गया, पता चला तुमको? यस सर. तो ये जो सेव का मोशन तुमको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन में गिरना, स्ट्रेट लाइन में गिरा, उसके हर पॉइंट का मोशन नीचे की तरफ था. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. ये आदमी जो है वो इस बक्से को पुश कर रहा है, तुम अपने घर में अलमीरा को धकेलता है ना, तो वैसा मोशन रेक्टिलिनियर मोशन. ये सब है ना. फिर से वही बात, आप जब स्कूल जाते थे तो उस समय आप लोग सब कोई एक स्ट्रेट लाइन में चलते थे, तो दैट मोशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. अब देखो जब आप है ना, जब आप इस तरह से फुटबॉल का मोशन देखते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट का बॉल जब आप हिट करते हैं, तो ये सब हम लोगों के पास है ना 2 डायमेंशनल मोशन में आता है. दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है. और ये सब है 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल, जिसमें आपका सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब आता है. 2 डायमेंशनल मोशन बोलो, सर्कुलर मोशन बोलो, मोशन इन अ प्लेन बोलो, रोटेटरी मोशन बोलो, ये सब है ना एक कैटेगरी में आता है. देखो जाइंट व्हील का मोशन, ये सर्कुलर ट्रैक पे ये फरारी का दौड़ना, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, ये बचपन में खेले होंगे. और बाकी हम लोग जिंदगी है ना इस तरह से अर्थ पे काट रहे हैं, चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? क्या बोले? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? नहीं हम तो अभी नहीं बताएंगे, हम तो आपको 4 दिन पढ़ाएंगे, हम अभी कुछ नहीं बताएंगे. ठीक है क्या जी आलोक बाबू, ठीक बोले? यस सर. ये लोग का प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो गया है, तो ये लोग समझ रहा, भावना को समझ रहा मेरा. ठीक है अभी कुछ बोलना सेफ नहीं है. ठीक? अभी देखो आगे अगला है हम लोग के पास ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन झूला झूलना, बहुत मजेदार बात है, लेकिन जब इसका एसएचएम में क्वेश्चन बनता है ना तो अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है. इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. उसका दूसरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें ये
बच्चे को छोड़ दीजिए, मस्त आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता है, ठीक है। इन लोगों को छोड़ दो, ये मस्त है ना। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एकदम मजा आ जाता है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जब स्टूडेंट्स को है ना ये ऑसिलेटरी मोशन समझाने का समय आता है तो पूरा 2 घंटा लगता है ये बताने के लिए कि आखिर मोशन ऐसे क्यों होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। आपको समझ में आ रहा है हम इसमें क्या कॉमन बात बोल रहे हैं? हम कॉमन बात ये बोल रहे हैं कि कोई एक पॉइंट है जिसके आगे पीछे या जिसके ऊपर नीचे मोशन लगातार अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करता है, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। काइनेमेटिक्स में आप इन सभी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सर क्या काइनेमेटिक्स अभी से आप पढ़ाना स्टार्ट किए, 5-6 लेक्चर इस पे जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो स्टार्ट है। जब आप है ना थोड़े दिन के बाद सर्कुलर मोशन पढ़िएगा, फिर से काइनेमेटिक्स आ जाएगा। फिर जब आप है ना 2 महीना 3 महीना के बाद एसएचएम पढ़िएगा, फिर से काइनेमेटिक्स आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या हुआ? ठीक है। तो काइनेमेटिक्स मतलब जो अभी तुम बुक में चैप्टर देखता है काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग फेज है। जब जब आप आगे पढ़ाई करेंगे काइनेमेटिक्स आते रहेगा। जहां भी बॉडी मूव कर गया, अब मूव कर गया कैसे किया ये दूसरा बात, मूव कर गया, अब कर गया तो कब कहां है, क्या पोजीशन है, क्या वेलोसिटी है, भाई काइनेमेटिक्स। सर मूव कैसे किया? अरे भाई वो दूसरा चीज, मूव कैसे किया पता करना, तुझा फोर्स पढ़। मूव कर गया, अब बता सर एक है ना बॉल है ना सर, बैट से मारे सर एकदम छक्का चल गया सर दूर, सर बैट उसको कैसे मारा सर, ये भाई दूसरा फेज है। तो ये बता कि बैट से लग के बॉल जब हवा में चल गया, अब बता कहां है, कितना दूर है, किस वेलोसिटी पे है, क्या एक्सेलरेशन फील कर रहा, दिस इज काइनेमेटिक्स। सर बैट किस लकड़ी का बना था कि बहुत दूर गया, ये काइनेमेटिक्स नहीं है, ठीक है। वो लकड़ी का पता करो और वो आदमी को खोजो जो उसको बनाया है। हाँ, काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन स्टार्ट है। अब आप सोचिए मोशन के बारे में क्या हो, ये मत बोलिएगा सर इसको पहली बार कौन धक्का दिया सर, दिख नहीं रहा सर इसमें, ठीक है। सर अगर ये टूट गया तो सर इस सब का बात नहीं होता, मोशन हो रहा भाई, और उसके बाद सोचो आगे क्या होगा। चलिए बढ़िया। अब ये था आपके पास एक इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई आप काइनेमेटिक्स में क्या करने जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं, क्लियर है। लेकिन आप इस काइनेमेटिक्स के डिस्कशन के लिए आपको है ना कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको आना चाहिए। तो चलिए धीरे धीरे आपके सामने हम अब बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है जिसको आप कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जिसको आप एक्स वाई जेड करके 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में दिखाए और ये है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसको कहते हैं आप पोजीशन वेक्टर। अब देखो अगर हम किसी बॉडी को मौका दें मोशन करने का, तो वो जिस पोजीशन पे आपको अभी दिख रहा है वो मोशन करके किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए उसका पोजीशन इनिशियल का एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल और जेड इनिशियल, ये 3 कोऑर्डिनेट है, और उसके बाद वो कुछ मोशन करके किसी एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट फाइनल दिया हुआ है। तो ये है उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्या याद आया आपको? यस यस। तो क्या हम लोग कौन सा लॉ लगा के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दें? Very good. Using triangle law of vector addition. आफ्टर वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगाओ
तो तुम जरा खुद से देखो कि आर इनिशियल और डेल आर वेक्टर को जब आप ऐड करेंगे तब आपको आर फाइनल वेक्टर मिलेगा। तो क्या आप यहीं से बोल सकते हैं ऐसा कि डेल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर? क्या बोलो, सही है? तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है आपका पोजीशन वेक्टर। अब आप सोचिए कैसे कोई काइनेमेटिक्स बिना वेक्टर के पढ़ा सकता है जब अभी सही से चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ और पहला ही टॉपिक में पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, समझदार होंगे आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला टॉपिक आता, बहुत बच्चा वाला बात है, नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग तो जानते होंगे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। डिस्टेंस क्या होता है भाई? तो भाई द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज टर्म एज डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ एसीबी होता है, अभी हम एक फिगर बना देंगे, और उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। See this figure। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इट कैन डिक्रीजेस विद टाइम फॉर अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जब अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो क्या होता है? पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में 2 मिनट बात हो जाए आपसे अच्छे से, तब फिर मजा आ जाए आगे बढ़ने में। देखो जी ध्यान से, ये है धनबाद। वैसे धनबाद में तो एरोड्रम नहीं है लेकिन आप हेलीकॉप्टर मान के चलेंगे। और ये है दिल्ली। ठीक है, एक बार हम है ना एरोप्लेन से है ना सीधा एरोप्लेन चल दिए और ट्रेन से गए, तो ट्रेन से जाने का रास्ता तुम समझ ही रहा। ट्रेन का जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 1200 किलोमीटर का है, और जो एरोप्लेन वाला रास्ता है ना वो 780 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, जब हम पूछेंगे आप हमको सोच के बताइएगा। ठीक है, अगर 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 हम धनबाद से दिल्ली का बात करें और बाई ट्रेन हम सफर को तय करते हैं, बताओ डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? हड़बड़ाएगा नहीं। डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, डिस्टेंस 1200 एंड डिस्प्लेसमेंट 700। और अगर बाई एयर गए, मतलब एरोप्लेन से गए, बाई एयर डिस्टेंस 780 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 780 किलोमीटर। हाँ, अब अपना अपना आंसर प्लीज दें। जो लोग दे लिए 1 मिनट शांत हो जाइए, थोड़ा दूसरे को भी बोलने दे दीजिए। सर ट्रेन से 1200 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 0। भाई एयर से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा 780 किलोमीटर। और ट्रेन में, अच्छा चलो सबको यार, ट्रेन में बोलो जी। हर्ष बोल रहे थे शुरुआत में शायद। यस सर। हाँ हर्ष, हर्ष बोलो भाई, ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना था? 1200 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 780 किलोमीटर। वेरी गुड। और बाई एयर क्या था डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम था सर, 780। वेरी गुड, 780 किलोमीटर और 780 किलोमीटर, एकदम से। तो देखिए एक्चुअली आपको किसी का कोई आंसर शायद 0 भी दिए थे ना अभी। यस सर। क्या कंफ्यूजन था, क्या नहीं सोच पाए? सर ये हमको लगा ना कि सर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, इसलिए ट्रेन से जाए तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में नहीं होता, जब हम जहां से चले हैं वहीं पे लौट के आ जाए, ओके, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब देखो धनबाद यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, अगर हम धनबाद से दिल्ली जाके रिटर्न आ जाए, ठीक है, धनबाद से दिल्ली जाके रिटर्न आ जाए, हाँ अगर रिटर्न आ गए हम,
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, चाहे हम बाई एयर बात करें या हम बाई ट्रेन बात करें, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. अगर हम रिटर्न जर्नी का बात करें, चलो क्यों ना हम लोग रिटर्न जर्नी का भी एक बार बात कर लें यहाँ पर। फॉर रिटर्न जर्नी, चलिए वापस भी आते हैं, जाएंगे आएंगे। ट्रेन से गए हैं, ट्रेन से ही लौटे हैं, एरोप्लेन से गए, एरोप्लेन से ही लौटे। तो बताना जरा, ट्रेन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 0 और डिस्टेंस कितना है? 1200 किलोमीटर 24 किलोमीटर 2400 डिस्टेंस 2400 ना हो गया, 1200 और 1200। यस सर यस यस सर। एरोप्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और डिस्टेंस कितना है? 1540 1580 80 60 ना, 1560। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको गारंटी लेते हैं, हम आपको थोड़ा आगे बढ़ा के है ना फंसा लेंगे। लेकिन आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस का मतलब होता है क्या और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको बेसिक में बताया गया है, आप इसको भूलिएगा मत। इस बात पे एकदम स्ट्रक रहिएगा, इस बात पे एकदम मान के चलिएगा। डिस्टेंस का मतलब होता है जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। इज दिस क्लियर? अब जरा देखो, सब कोई देखो, आराम से देखो। ऑन स्ट्रेट लाइन, चलिए स्ट्रेट लाइन पे बात करते हैं। कोई एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन पे आगे जा रहा है, ये बॉडी लगातार स्ट्रेट लाइन पे आगे जा रहा है। जो पहला केस हम लोग डिस्कस करें उसमें क्या है, बॉडी ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमको केस 1 इधर लिखना है, एकदम सब कुछ सिस्टमैटिक चलना चाहिए। केस 1 है ऑन स्ट्रेट लाइन एंड बॉडी नेवर रिटर्न। बोलो तो मेरे इस लाइन के अंदर दो कंडीशन हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एक तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए और दूसरा बॉडी कभी वापस नहीं आना चाहिए। बोलो सही है? यस सर यस सर। जैसे एक से चला तो जा रहा। आप निकले हैं धनबाद से दिल्ली की तरफ और आप जा रहे स्ट्रेट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं, रास्ता ऐसे नहीं, एकदम सीधा है जा रहे। ठीक है, अब देखिए इस केस में ऑन स्ट्रेट लाइन बॉडी नेवर रिटर्न्स। हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम ठीक है, अब हम इसका दूसरा केस लिखते हैं। ऑन स्ट्रेट लाइन body will return after some time। स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है लेकिन बॉडी थोड़ी देर बाद रिटर्न करेगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो हमको दोनों सिचुएशन का कोई फिजिकल एग्जांपल दे सके कि हाँ सर इस केस में ऐसे? सर हम लोग सर कहीं जा रहे सर, उधर ही जाते रहते, तो सर वो फर्स्ट का एग्जांपल है और सेकंड का एग्जांपल सर हम लोग स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आए सर। चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये मोशन स्ट्रेट सर लाइन जब हम लोग बॉल को हाथ से ड्रॉप करते हैं और वो नीचे रिवर्स आके ऊपर आता है, वो सेकंड वाले के लिए एग्जांपल रहेगा। नहीं, तुम उल्टा बोल दो, तुम इसको उल्टा बोलो। तुम इसको ऐसे बोलो कि सर हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे और वो ऊपर जाने के बाद फिर रिटर्न नीचे आएगा, वो सेकंड वाले का एग्जांपल होगा। और जब आप टावर पे घर के बाउंस भी तो होता है। घर नहीं, बाउंस होना वो क्या है, बीच में एक फेनोमेनन हो गया। अदरवाइज आप टावर पे खड़े होके बॉल को छोड़ दीजिए तो लगातार नीचे गिरेगा। अब बोलिएगा सर जमीन से टकराएगा, बीच में कोई लौट जाएगा, ये सब अलग बात है ना।
हम आपको पढ़ाने के स्टार्टिंग में ही हम बोले ना कि वहां झूला झूल रहा है, आप कारण मत खोजिए कि सर इसके पीछे कोई धकेला होगा, ये होगा, आप मोशन को देखिए। जब आप बॉल को छोड़े हैं खुद ब खुद क्या होना है, टक्कर उक्कर का बात नहीं करें, ठीक है ना। तो अभी देखो, अगर हम लोग एक हाई टावर, हाई अल्टीट्यूड मतलब बहुत हाइट वाला बिल्डिंग पे खड़े हो जाए और बॉल को ड्रॉप कर दे तो वो लगातार नीचे गिरता रहेगा, वो ये है। और अगर हम लोग जमीन से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, जमीन से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंके तो पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा, वो ये है। मतलब इस केस में कुछ ऐसा होना है कि मान लीजिए जैसे यहां से बॉडी जा रही है आगे, तो ये थोड़ी देर के बाद रिटर्न करके वापस आएगी। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, अब हम जो लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना। हम इस बार मोशन को ए, बी और सी में डिवाइड कर दिए हैं, 3 पार्ट में कर दिए, ऐसे ए बी सी कर दिए, ओके। अब आपके ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें, जरा सुनिएगा, इंटरवल को बहुत अच्छे से पिक कीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ए बी का, ए बी इंटरवल का, तो ए से बी तक क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? Yes, sir. अच्छा, अगर हम बात करते हैं बीसी इंटरवल का, क्या फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? यस सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसी इंटरवल का, क्या बोलते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से सेम है? नहीं सर। No, sir. कौन बड़ा है? डिस्टेंस डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में बराबर होता है। बोले एक केस में कैसे? देखे, यहाँ 2 केस आप लिख दिए, यहाँ 1 केस लिख दिए। अरे ये तभी बराबर होता है जब बॉडी रिटर्न ना करे। आप बोलेगा देखिए ए से बी कहीं रिटर्न नहीं है, बी से सी भी कहीं रिटर्न नहीं है, ए से सी में एक जगह रिटर्न। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई कर्व को फॉलो करे, थर्ड, if body moves on curve path, कोई भी कर्व पाथ, स्ट्रेट छोड़ दीजिए, कोई भी कर्व पाथ, अब बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। अच्छा बताओ तो कौन बड़ा है? कोई भी कर्व ले लो, कोई भी कर्व, ठीक है, सर्कल बना दो, इलिप्स बना दो, कोई इरेगुलर कर्व बना दो, इधर उधर चल रहा है सर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। इन सभी चीजों को मिला लीजिए, ठीक है। तो आप है ना इस जगह पहुंचते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर या उससे बड़ा होगा, कभी छोटा होने का सवाल ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. अब distance is always equals to displacement only and only if particle is moving along a straight line without any change in direction। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले बिना अपना डायरेक्शन बदले हुए, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। कुछ भी मिस ना करें प्लीज, कुछ भी मिस ना करें। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। पूरा आवाज हाँ चलता है यार, होता है, घर में होता है, थोड़ा मैनेज करो, कोई इशू नहीं है। सब कोई यस बोलने के लिए खोलता है, बच्चा लोग हल्ला करता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हैंडल करो, कोई इशू, चलो कोई बात। तो देखो जी, ये चीज है आपके पास, जो अभी तक आप डिस्कस किए हैं, ये आपके पास डिस्कशन, ओके। तो अभी देखिए ये सारा चीज है ना, हम लोग अभी एक एक करके देखें। सबसे पहले आपको बताया गया कि मोशन है भाई, मोशन के बारे में आप पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
मोशन के होने के पीछे का कारण नहीं, मोशन के होने का इफेक्ट आप चैप्टर में देखेंगे। ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कौन है। आप जैसा फ्रेम लीजिएगा उस हिसाब से कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में हो सकता है। वैसे एक चीज हम आपको मेंशन कर दें, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मान के चलिएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ओके, अभी हम बोलेंगे कि देखो हम कैसे हैं, तो आप डेली मत बोलना कि सर मेरे लिए रेस्ट में है, सर फलनवा के लिए मोशन में है, सर उसके चिलवा के लिए है ना एक्सेलेरेशन में है सर, ऐसा बात नहीं होगा। डेली अगर हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है तो आप बोलिए सर आप मोशन में है सर, क्योंकि आप ग्राउंड को रिस्पेक्ट मान के बात कीजिएगा। ओके, यस सर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल आपके सामने था, सब आपको धीरे धीरे पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन ना लें। स्टार्ट विद पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले से कर रखे हैं, कोई बहुत ज्यादा टेंशन का बात अब नहीं है, अगर नहीं किए रहते तो टेंशन में रहते। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब, ये बेसिक क्लास से आप पढ़ के आए, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। लेकिन ये दोनों कब बराबर होगा, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, ये सब आपको धीरे धीरे यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक, अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कहीं किसी के मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ख्याल हो, आप प्लीज हमसे बात कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे दिमाग में तो ऐसे था, आज ये ऐसे बता रहे हैं, तो जरूर हमसे बात कीजिएगा, क्योंकि जितना आप बात कीजिएगा उतना आप सीखिएगा। जितना मन में डाउट रखिएगा उतना आप कंफ्यूज होइएगा, और जितना क्लियर रहिएगा उतना मजा आएगा। पिछले दिन अटेंड किया था इंटरेक्शन सेशन सुनील के साथ। यस सर। आलोक था और कौन कौन था? यस सर। अभिनव भट्ट भी था। चलो ठीक है, तो वो सब तुम लोग को बता रहा होता है कि इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। सो बात करते रहो, ठीक है। देखो अब आपके सामने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ऑलवेज रिमेंबर average velocity is displacement by time taken for that displacement. एवरेज वेलोसिटी हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। आप इस एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम डेल्टी। ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी। अब एक चीज देखो, एवरेज वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो जो हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, इज ऑलवेज in direction of displacement vector। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जिस टाइम में आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, आप सीधा, अच्छा वेलोसिटी तो जानते हैं ना, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज आप वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई बॉडी का पोजीशन समय के साथ बदलता है तो उसको हम लोग है ना वेलोसिटी कहते हैं। एकदम आप कैलकुलस में पढ़े ना डिफरेंशिएशन में dx by dt dr by dt। यस सर। अब अगर आप एक सर्टेन इंटरवल में, एक इंटरवल आप ले लीजिए, इंटरवल कहने का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच, 3 बजे आप अपने घर में थे, 3 बजे आप अपने घर से निकले और फिर मस्त इधर उधर घूमते घामते हैं ना, 4 बजे आप अपने दोस्त के घर पहुंचे जो आपके घर से 3 किलोमीटर दूर रहता है और आपको 1 घंटा समय लगा, तो उस 1 घंटे के इंटरवल में तुम्हारा वेलोसिटी का जो वैल्यू निकाला जाएगा वो एवरेज वेलोसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट है 3 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर, तो आपका एवरेज वेलोसिटी बोला जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट आपको करना है। अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई मेरा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है,
तो आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे, याद रखिए एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होता है। जैसे हम आपको कुछ अच्छा एग्जाम्पल, कुछ खराब एग्जाम्पल, कुछ इजी एग्जाम्पल, कुछ हार्ड एग्जाम्पल सब देते हैं। जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए जैसे सपोज एक एग्जाम्पल क्या है कि आपका घर यहां है, सुंदर सा आपका घर है, ठीक है, और आप यहाँ अपने घर से निकले और ऐसे घूमते घामते हैं ना अपने दोस्त के घर में पहुंचे। दोस्त का घर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। पता चला कि यहां से यहां तक के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ जिसको आप कहते हैं, वो 4 किलोमीटर है। जब आप घर से निकले थे तो उस समय बज रहा था 3:15 PM, और जब आप इसके घर पे पहुंचे तो यहाँ बज रहा है 3:45 PM। ओके, बताओ तो एवरेज वेलोसिटी कितना है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख दें। पर आवर 8 kmph 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो सब कोई देखो, ध्यान से देखो। क्या तुम्हारे घर से उसके घर की तरफ का ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? यस सर तो याद रखना यही है एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन। समझ में आ रही है? यस सर ठीक है। आप कौन सा रास्ता फॉलो करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यू हैव एवरेज वेलोसिटी and the direction of average velocity is same as that of your displacement vector। जो आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। बढ़िया है। अब तुम्हारे पास आता है टर्म दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, always remember nothing else but simply distance covered by time taken for that distance cover। डिस्टेंस कितना कवर होगा और उसके लिए कितना समय लगा है, इसी पर्टिकुलर रेशियो को, इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस बाय टाइम को आप एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड। अब यहां से हम एक चीज पूछना चाहते हैं, ये जो एक्चुअल पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल पाथ लेंथ जो आप दोस्त के घर तक जाने के लिए कवर किए, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर वो एक्चुअली 6 किलोमीटर है। क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 12 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो अगर आप यहां से जाएंगे तो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो 6 किलोमीटर अगर है तो डिस्टेंस 6 हो गया, और टाइम तो वही आपका हाफ आवर है, तो आपके पास हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस आप बताओ जरा इसका डायरेक्शन किधर लिखोगे, एवरेज स्पीड का डायरेक्शन किधर लिखोगे? डिस्टेंस की तरफ। तो डिस्टेंस का डायरेक्शन। बस हम इसी के लिए इंतजार कर रहे थे, तुम एकदम मन संतुष्ट कर दिया। अरे स्पीड एक स्केलर है, उसका डायरेक्शन होता है। नहीं होगा सर। हाँ, नहीं होगा। मतलब मास्टर कुछ पूछेगा तो तुम बोलेगा? जरूरी है जबरदस्ती कोच के आंसर देने का? ठीक है। एवरेज स्पीड इट इज ए स्केलर, नो डायरेक्शन। अब जरा गौर करना। अच्छा, अभी तक के पढ़ाई लिखाई में तुम लोग ये सीखा क्या कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट? यस सर। तो क्या तुम ये डिसीजन ले सकता है क्या कि एवरेज स्पीड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी? यस सर। ठीक है। अभी जरा हम खाली फिगर बनाएंगे, तुम हमको बताना। तो हम एक फिगर बना रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछेंगे, जरा देखते हैं तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। एक फिगर ये है कि हम लोग ए से बी गए,
हाँ बोलो। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर? सर दोनों इक्वल है। और यहाँ एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही है ना कहाँ क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक तुम लोग सब कैलकुलेट कर लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी को? नो सर। यहाँ देख लो सब कुछ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ठीक है। मूविंग पार्टिकल इज गिवन इन इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड कैन बी अ मेनी वैल्यूड फंक्शन बट एवरेज वेलोसिटी में बी अ सिंगल वैल्यूड, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो समझिएगा। इस लाइन का मतलब क्या हम आपको जनरल भाषा में बताते हैं। आपके घर से दोस्त के घर जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, बोलो है ना? हर रास्ते का क्या डिस्टेंस सेम होगा? तो हर बार अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो हर बार आपका एवरेज स्पीड भी तो अलग आएगा। लेकिन क्या हर बार डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? चाहे किसी रास्ते से जाइए डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही ना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी का एक ही वैल्यू होगा, जबकि एवरेज स्पीड का दो पॉइंट के बीच अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोग है ना एक छोटे से क्वेश्चन का हमको आंसर दे दीजिए। एक बॉडी को है ना सर्कल में घुमाते हैं, ठीक है? सर्कल बहुत फेमस है। चलिए बढ़िया है। अब देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और नीचे एक पॉइंट है डी। यहां पे एक बॉडी अपना मोशन स्टार्ट किया कांस्टेंट स्पीड से। हम वर्ड बोले कांस्टेंट स्पीड और बाकी क्या मीनिंग है अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है। इस पूरे मोशन के दौरान, पूरा मोशन आपके सामने बना हुआ है, बिटवीन, देखिए उधर कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा जगह नहीं है, सुध यार। बिटवीन ए बी ए सी, बिटवीन ए बी एंड ए सी आपको क्या बताना है? थोड़ा इसको नीचे ले चलते हैं, उधर जगह नहीं। बिटवीन ए बी एंड ए सी आप क्या करें? आप हमको बताएं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है? इसको बनाएंगे ऊपर और फिर बताएंगे स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। चलिए बनाइए तो फटाफट। फिगर दिख रहा है ना? फिगर ऑलमोस्ट दिख ही रहा है। सॉल्व कीजिए। रेडियस है आर, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। pi r by 2 and displacement is √2 r। हाँ ये बताया जाए आंसर। सर डिस्टेंस इज pi r by 2। मतलब ए से बी वाला केस, फर्स्ट वाला जो डिस्कशन है ए टू बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आप पाई आर बाय 2।
चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्प्लेसमेंट टू आर एंड टाइम सर पाई आर बाई 2 r/2v पाई आर बाई 2 वेरी गुड, पाई आर बाई 2v। एक्चुअली जो आप लोग टी बोल रहे हैं हम तो टाइम दिए ही नहीं। अगर कोई बॉडी इस रास्ते पे हमेशा भी से चलता रहेगा, अगर कोई बॉडी इस रास्ते पे हमेशा भी से चलता रहेगा, तो यहां से अगर वो 0 टाइम में चलेगा तो क्या यहां पहुंचने में उसको डिस्टेंस बाई वेलोसिटी इतना टाइम लगेगा? यस सर बोलिए सब कोई। आप टाइम टी कैसे ले सकते हैं? हम टाइम टी तो दिए ही नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिक्स में जो डाटा दिया रहता है आंसर को आपको उसी में लिखना पड़ता है। आप चलिए टी लिख दीजिए, लेकिन आप टी देखिए क्या आपके क्वेश्चन में कहीं भी टी के बारे में जिक्र है? नहीं है, तो आपको टी हटाना पड़ेगा। आप टी कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पे डिस्टेंस बाई, अब आप एवरेज स्पीड लीजिए। एवरेज स्पीड में देखिए आपका डिस्टेंस है सर पाई आर बाई 2 और फिर यहाँ पाई आर बाई 2v से आप डिवाइड कीजिएगा, v आ जाएगा। और जब आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी लीजिएगा तो √2r में आप डिवाइड कीजिए पाई आर बाई 2v से। बोलो समझ में आया सबको? यस सर अब आप a से c तक पूरा सोचे, a से c तक सोचे, बताइए डिस्टेंस कितना? सर पाई आर डिस्प्लेसमेंट बोलो, 2r टाइम बोलो, πr/v पाई आर बाई v अब उसी हिसाब से आप स्पीड और वेलोसिटी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर ना सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। सर कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ था तो एवरेज स्पीड तो ऐसे भी v ही होगा ना हाँ बिल्कुल होगा, सर? तो डायग्राम बना सकते थे। हाँ बिल्कुल आप बना लीजिए, ठीक है। एक्चुअली जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि काइनेमेटिक्स इतना ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सर वो बता रहे सर, नहीं हम बोल नहीं रहे, हम ऐसे सोच समझ के बना रहे हैं। हम आप लोग को एक फॉर्म बताते, हार्ड या हल्का करके कुछ नहीं होता। अगर आप समझने लगे, अपना इंटरेस्ट डेवलप किए, देखिए अभी इतना सारा चीज हुआ है, जितने भी विद्यार्थी हैं लगभग अराउंड है ना 32 आसपास थे हम लोग। अभी है ना क्वेश्चन देते ही 2-4 को गायब हो गया है, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि हर कोई को हम बात सेम बोलने का कोशिश किए, लेकिन सब कोई अपने अपने तरीके से उसको ग्रिप किया है, अपने अपने एफर्ट से उसको सीखने का कोशिश किया है। हम अभी न्यूमेरिकल दिए हैं, 2-4 लोग हैं ना गायब हो गए, तो उनका अपना एफर्ट है, ठीक है। 2-4 लोग लगे हुए हैं, 2-4 लोग का गलती हुआ, 2-4 लोग सीखना चाहते, 2-4 लोग कंफ्यूज है लेकिन पूछ नहीं रहे, 2-4 लोग एकदम क्लियर, ऑल क्लियर, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम तो अभी सभी के सामने खड़े हैं ना, हमसे कौन कितना ले रहा है और कौन इस सब्जेक्ट को चाहता है कि नहीं एकदम बेहतर फेज में हम इसको रखें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो काइनेमेटिक्स हार्ड या हल्का मेरे लिए क्या है? मेरे लिए कुछ है तो नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए हार्ड होगा, हल्का होगा या कुछ और भी होगा, लेकिन आप मेरी बातों को समझिए। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि भाई फिजिक्स यहां से स्टार्ट, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छे तरीके से काम नहीं कीजिएगा ना, आप अपने डाउट्स को मेरे साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा नहीं चलो ठीक है हम अपने से कर लेंगे, अपने से देख लेंगे, वीडियो इनका देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर वीडियो से ही सब पढ़ाई होता तो लाइफ का कोई मजा नहीं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन सब बराबर हो जाता। लेकिन हम बता रहे हैं कि ऑफलाइन का जो इफेक्ट होता है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकता। वी आर ट्राइंग, हम लोग ट्राई हार्ड कर रहे हैं कि हाँ आप तक है ना हर नॉलेज को पहुंचाने का कोशिश करें, ठीक है। लेकिन जो मजा ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकती। फिर भी हम लोग कोशिश करे जा रहे हैं कि आपको है ना हर चीज आपके दिमाग तक पहुंचा दे। बात समझे? तो इस बातों को समझिए, आपका अपना एफर्ट आपको है ना सब्जेक्ट पे ग्रिप देता है। आदमी पढ़ाता बहुतों को है, लेकिन जो लोग खुद से अपने यहाँ सब्जेक्ट ठीक करना चाहता उनका सब्जेक्ट जरूर अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे, आज हम इससे ज्यादा प्रेशर कुछ देना नहीं चाहते। आप आराम से देखिए,
अगले दिन से है ना आपको इससे आगे लेके चलेंगे, आप इतना अच्छे से मेंटेन करके नेक्स्ट डे बैठिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो ना। सर ए से बी